पीजी डिग्री कॉलेज के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सेल है या चट्टान है, इनके जो मुख्य रूप से जो प्रकार होते हैं आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतित या रूपांतरित सेल। तो उसमें से आज का जो अपना ये जो क्लास रहेगी वो मुख्य रूप से जो आग्नेय सेलों का जो वर्गीकरण है, आग्नेय सेलें कैसे बनती हैं, आग्नेय सेलों की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके ऊपर रहेगा। तो अभी अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये बात लागू होगी यहाँ पे कि आग्नेय सेल है उसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो आग्नेय सेलों का जो निर्माण होता है तो उसका संबंध होता है जो ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है, उससे जो लावा या मैग्मा निकलता है उससे आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। तो वैसे जो आग्नेय सेल है इसका इंग्लिश में जो शब्द यूज होता है इग्नियस रॉक, ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आग। यानी जब वो ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा या मैग्मा निकलता है वो आग की भांति या अंगारे की भांति क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो उस मैग्मा जो निकलता है या जो लावा निकलता है उसके समय के साथ धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस होकर जमने से जिन सेलों का निर्माण होता है उनको अपन बोलते हैं आग्नेय सेलें। और सबसे पहले इस प्रकार की सेलों का निर्माण हुआ था पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को अगर दृष्टिपात करें तो इसीलिए आग्नेय सेलों को अपन प्राथमिक सेलें भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक, क्योंकि सबसे पहले जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है वो उसमें इसी सेलों का निर्माण होता है। और आग्नेय जो सेलें हैं वो सन प्रति सन अलग अलग भागों में हमेशा ही बनती रहती है। यानी शुरुआत से लेकर अब तक अगर देखें तो लगातार जो आग्नेय सेलें हैं उनका निर्माण होता है। जैसे जैसे ज्वालामुखी, और कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पे भी ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा सक्रिय होती हैं वहाँ पे इस प्रकार की जो सेलें हैं उनका निर्माण है वो अधिक देखने को मिलता है। तो देखिए ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उससे जो लावा या मैग्मा निकलता है उसको धीरे धीरे ठोस होकर जमकर ठंडा होने से इन सेलों का निर्माण होता है। अब अपन बात करेंगे ये जो सेलें होती है इन सेलों की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आग्नेय सेलों की भी अपनी विशेषता होती है, उसी तरह से कायांतित सेलों की भी विशेषता होती है, उसी तरह से जो अपसारी सेलें उनकी भी विशेषता होती है। तो अभी अपन आग्नेय सेलों की बात करोगे तो सबसे पहले तो सामान्य रूप से अगर कहा जाता है कि जो लावा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस होकर जमने से जो सेलें बनती है वो आग्नेय सेलें होती है। इसका मतलब है कि इन सेलों की जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है वो ठोस होता है। यानी आग्नेय सेलें सामान्य रूप से कैसी होती है, ठोस प्रवृत्ति की होती है। लेकिन अगर कभी कभार इन सेलों के अंदर पानी का प्रवेश हो जाता है तो जैसे वो रंध्र वगैरह होते हैं, वैसे तो इन सेलों के अंदर जो रंध्र या जो संधियाँ है वो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो लावा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और लिक्विड होता है, उसका ठोस होकर जमने से इसमें किसी भी प्रकार के जो रंध्र है वो या संधियाँ है वो देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी अगर कभी कभार इसका पानी से संपर्क हो जाता है तो ये सेलें क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो सामान्य रूप से आग्नेय सेलें कठोर होती है, लेकिन जब पानी का प्रवेश हो जाता है तो ये मुलायम हो जाती है। अगर ये मुलायम होती है तो उसको आसानी से अपन खोद सकते हैं या इसको आसानी से जो खोदा जा सकता है। दूसरी विशेषता होती है कि ये जो सेलें होती है ये रवेदार या दानेदार होती है। जैसे अपसारी सेलों की विशेषता होती है कि ये सेलें होती है परतदार होती है, जबकि आग्नेय सेलें होती है ये रवेदार या दानेदार होती है। अब जो रवा या जो कण होता है वो अलग अलग बातों के ऊपर निर्भर करेगा। यानी जो रवा बड़ा बनेगा या कण बड़ा होगा या छोटा होगा या मध्यम होगा या किस प्रकार की प्रवृत्ति का होगा, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि जो लावा है या मैग्मा है वो कौन से स्थान पे ठंडा हो रहा है और कौन सी स्पीड से हो रहा है। यानी गति और स्थान निर्भर करता है। यानी जो आग्नेय सेलों के अंदर जो कण बनेगा वो दो बातों के ऊपर मुख्य रूप से निर्भर करता है। एक तो वो किस जगह यानी धरातल के अंदर है या धरातल के बाहर है, ये स्थान का मतलब ये है। गति है कि वो तेज गति से ठंडा हो रहा है या धीमी गति से। अगर जैसे मान लो कि उदाहरण के लिए अगर लावा है वो धरातल के ऊपरी भाग में तो वो जल्दी ठंडा होगा। अगर जल्दी ठंडा होगा और अचानक ठंडा होगा और तेज गति से ठंडा होगा तो उसमें जो कण है वो बारीक बनेंगे या छोटे कण बनेंगे। लेकिन जो लावा है वो अगर आंतरिक भाग में है जिसको अपन मैग्मा बोलेंगे, तो आंतरिक भाग में वजह से वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसमें जो कण होंगे, जो रवे होंगे वो क्या हो, बड़े आकार के बनेंगे। तो कुल मिलाकर लावा कहाँ है, कौन सा स्थान पे है, धरातल के अंदर है धरातल के बाहर,
और बाहर होगा तो वो तेज़ गति से ठंडा होगा तो दाने छोटे होंगे, अंदर होगा तो वो धीमी गति से होगा तो कण है वो बड़े बनेंगे। तो इन सेलों के अंदर जो कुल मिलाकर अपन कहते हैं कि परतें नहीं पाई जाती है और रवे या कण पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता होती है कि आग्नेय सेलों में परतें नहीं पाई जाती, जैसे अपन कहते हैं कि इन सेलों के अंदर कण पाए जाते हैं तो इसके अंदर जो परतें हैं वो नहीं पाई। जैसे आप अवसादी सेलों की अगर बात करते हैं तो परत दर परत जो अवसाद है या जो मलबा है या जो भी अवसाद वगैरह है वो लगातार परत दर परत जमा होता रहता है। तो अवसादी सेलों में परतें देखने को मिलती है, जबकि इन सेलों के अंदर आपको कण या रवे या दाने देखने को मिलते हैं। चौथी विशेषता है कि इन सेलों में वैसे तो अपन सामान्य रूप से देखते हो पानी का जो प्रवेश है वो बहुत कम होता है, क्योंकि संधियाँ या रंध्र इन सेलों के अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए पानी का जो प्रवेश है वो लगभग बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर देखते कहीं पे पानी का प्रवेश हो जाता है तो वहाँ पे इन सेलों में जो टूटने की क्रिया होती है जिसको अपन अपक्षय बोलते हैं, तो उसमें अपक्षय के अंदर जो रासायनिक अपक्षय है, केमिकल जो वेदरिंग होगा वो अधिकांश रहेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इन सेलों के अंदर पानी प्रवेश करता है तो वहाँ पे रासायनिक अपक्षय भी घटित होगा। अदरवाइज अगर आग्नेय सेलें होगी तो वहाँ पे रासायनिक अपक्षय की जगह भौतिक अपक्षय का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। अगर भौतिक अपक्षय का ज़्यादा प्रभाव है, जैसे ताप, दाब या तुषार जो भी है, अगर इनका प्रभाव ज़्यादा है तो ये सेलें धीरे धीरे के विघटन तथा वियोजन हो जाती है और धीरे धीरे टूट जाएगी। यानी भौतिक अपक्षय के अंदर मुख्य रूप से जो क्रिया घटित होती है वो विघटन तथा वियोजन की होती है। जब भौतिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावी होगा तो विघटन तथा वियोजन ये सेलें धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और उसमें जो टूटना है या टूटने की प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। ये इसकी चौथी विशेषता होती है। उसके बाद सामान्य रूप से सिंपल सी बात है कि जब इन सेलों का निर्माण होता है वो मैग्मा या लावा से होगा तो वो इतना गर्म होता है कि इसके अंदर किसी भी जीवों का अवशेष है उसका पाया जाना लगभग न के बराबर होता है। तो सामान्य रूप से आग्नेय सेलें है इसके अंदर जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जबकि अवसादी सेलों के अंदर जीवाश्म है वो मुख्य रूप से वो पाया जाता है। उसके बाद अंतिम है, क्योंकि ये जो आग्नेय सेल है उनका संबंध होता है वो ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा या मैग्मा निकलता है उससे होता है। इसका मतलब है कि ये जो सेलें हैं वो जहाँ ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा सक्रिय होती है उन क्षेत्रों में इसका जो वितरण है वो अधिक देखने को मिलता है। तो ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्रों में ये क्रिया ये इस प्रकार की सेलें ज़्यादा देखने को मिलती है, अदरवाइज इस प्रकार की जो सेलें हैं वो कम देखने को मिलेगी। तो ये जो आग्नेय सेलें हैं उनकी मुख्य जो विशेषता थी वो इस प्रकार से थी। अब देखिए आग्नेय सेलों में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कण। कण कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, मध्यम बनेगा, ये मुख्य रूप से बात निर्भर करती है कि मैग्मा या लावा है वो कौन से स्थान पर ठंडा हो रहा है और किस गति से ठंडा हो रहा है। और उसके बाद अगले फेज में इसकी अगर अपन बात करेंगे तो जो ये सेलें होती है इन सेलों का जो वर्गीकरण किया जाता है, आग्नेय सेलें का जो इग्नियस रॉक होती है इसका जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। और इसका जो पहला प्रकार है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर होता है, यानी आग्नेय सेलों का पहला वर्गीकरण है वो उत्पत्ति के आधार पर होता है, दूसरा वर्गीकरण है कणों की बनावट के आधार पर होता है और तीसरा जो वर्गीकरण है रासायनिक संरचना के आधार पर। यानी जो आग्नेय सेलें हैं उसको 3 आधार पर अपन बांटते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, कैसे बनती है, आंतरिक भाग में बनती है, बाह्य भाग में बनती है या जो मध्यवर्ती बाट है वहाँ पे बनती है, किस प्रकार से बनती है वो। उसके बाद क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण होता है कि अभी बोला है कि इस सेलों की मुख्य विशेषता दानेदार या रवेदार या कणदार होती है। तो ये जो कण होगा वो अलग अलग प्रकार से होता है, तो उसको कणों के आधार पर अपन मुख्य रूप से 5 प्रकार है उसको बांटते हैं। उसके बाद एक आता है जो रासायनिक संरचना के आधार पर विभाजन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप जो बात होती है वो सिलिका की रहती है। यानी अगर सिलिका है उसका परसेंटेज किस प्रकार का है, अगर ज़्यादा सिलिका की मात्रा है तो उसको अपन अम्लीय प्रदान बोलेंगे, उसके बाद का है तो उसको बेसिक बोलेंगे, एक मध्यवर्ती होता है, और सबसे कम होता है तो उसको अपन बोलेंगे वो अल्ट्रा बेसिक प्रकार की होती है। जिस इसके अलग अलग जो सेल है उसके उदाहरण भी अपन देखेंगे एक एक करके। तो अगर पहले भी अपन बात करते हैं वो उत्पत्ति के आधार पर करते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर ये जो सेलें होती है आग्नेय सेलें उसको मुख्य रूप से अपन 2 भागों में बांटते हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय सेलें और दूसरा होता है बाह्य निर्मित आग्नेय सेलें। यानी ये जो दोनों प्रकार है ये आग्नेय सेलों का उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय सेलें 2 प्रकार की होती है, अंतर्निर्मित आग्नेय सेलें और बाह्य निर्मित। वापिस जो अंतर्निर्मित सेलें हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय सेलें उसको अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक है पातालीय आग्नेय सेलें या प्लूटोनिक रॉक्स जिसको बोला जाता है, दूसरी है मध्यवर्ती सेलें। यानी आग्नेय सेलों में वो सेलें जो सबसे गहराई पे पाई जाती है उसको अपन पातालीय सेलें बोलते हैं,
जिसमें मुख्य रूप से जो सेल आती है उदाहरण के लिए आती है ग्रेनाइट सेल। ये सर्वाधिक गहराई में पाई जाने वाली सेलें होती है अगर आग्नेय शैलों की अगर अपन बात करते तो। दूसरे प्रकार के जो गहराई में ज़्यादा नहीं बल्कि मध्य में पाई जाती है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं पाई जाती और गहराई में भी नहीं, बीच वाली जो जगह पे पाई जाती है उसमें मुख्य रूप से आती है डायोराइट और एंडेसाइट आती है। ये दोनों ऐसी सेलें होती है डायोराइट और एंडेसाइट जो मध्यम जो अपन कहते हैं गहराई वाले स्थानों में पाई जाती है या वहाँ पे देखने को है वो मिलती है। अब देखिए कुछ अगर मध्यवर्ती आग्नेय शैलों के अंदर अपन बात करते हैं, ये तो वैसे मध्यवर्ती आग्नेय शैलों के प्रकार है, जैसे चाहे वो डायोराइट हो या एंडेसाइट हो। कुछ मध्यवर्ती जो आग्नेय शैलें हैं जिसमें उसके अलग अलग स्थलाकृति देखने को मिलती है, ये वास्तव में इसको कोई प्रकार नहीं होते अंतर्निहित आग्नेय शैलों के, लेकिन उसके रूप होते हैं। जैसे अपन बैथोलिथ है, लेपोलिथ है, फेकोलिथ है, लोफोलिथ है, सील और डाइक, ये इस तरह की जो स्थलाकृति आती है वो मैग्मा होता है, वो धरातल के अंदर जब धीरे धीरे ठंडा होता है, अलग अलग आकार प्रकार में ठंडा होगा तो अलग अलग जो स्थल रूप है उनका निर्माण करते हैं। तो ये जो मैग्मा है उसके आंतरिक भाग में ठंडा होने से जो अलग अलग स्थलाकृति बनती है उसके वो रूप है, उसके प्रकार नहीं होते, चाहे वो बैथोलिथ है, लेपोलिथ है, फेकोलिथ है, सील और डाइक। तो ये मध्यवर्ती शैलों के उदाहरण है। वो जो मैग्मा है वो ठंडा होने से जो स्थल रूप बनते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। उसके बाद आता है बाह्य निर्मित आग्नेय शैलें। इसमें मुख्य रूप से आता है दो प्रकार की, एक तो विस्फोटक प्रकार की जो आती हैं और दूसरा आता है शांत प्रकार की। जैसे अपन कहते हैं कि जो ज्वालामुखी के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, जैसे वो स्ट्रोबोली है, विसुवियस है, वल्केनियन है, पीलियन प्रकार के। तो इसमें क्या है कि जो केंद्रीय उद्गार होता है ज्वालामुखी का, जो विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे जो लावा निकलता है वो केंद्रीय रूप में निकलता है, तो वो बहुत विस्फोट के साथ निकलता है। तो ये जो है वो इस प्रकार का है। उसके बाद शांत रूप में जैसे दरारी उद्गार वगैरह होता है, जैसे अपन उदाहरण के लिए मानते हैं भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है या दक्कन का पठार है, उसी तरह यूएसए का कोलंबिया का जो पठार है वो दरारी उद्गार से बना हुआ मान सकते। तो इसमें जो लावा निकलता है वो धीमी गति से निकलता है और परत दर परत लगातार जमा होता जाता है। तो वो है जो प्रकार होता है वो शांत प्रकार के अंतर गिना जाता है। उसके बाद जो कणों की बनावट के आधार पर अपन देखते हैं तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। जो बहुत बड़े कणों वाली होती है उसको अपन पैगमेटिक शैलें बोला जाता है। जो उससे छोटे कणों वाली होती है उसको फेनेरेटिक शैलें बोला जाता है। उसके बाद इससे भी छोटे कणों वाली होती है उसको एफेनेटिक शैलें बोला जाता है। और जो कांच होता है, जैसे अपन क्रिस्टल की तरह देखते हो तो कांच की तरह दिखती है तो उसको ग्लास शैलें बोला जाता है। उसके बाद जो लगभग न के बराबर होता है कण तो उसको अपन बोलते हैं पोरफाइट्रिक शैलें होती है। तो अब देखिए जो पैगमेटिक शैलें होती है कणों के आधार पर, उसमें मुख्य रूप से जो उदाहरण आता है पैगमेटिक ग्रेनाइट और पैगमेटिक जो डायोराइट है, ये कणों के आधार पर जो आग्नेय शैल है उसके प्रकार होता है। तो बड़े कणों वाली शैलें आती है जिसको अपन बड़ी कणों वाली शैलों को पैगमेटिक शैलें बोलते हैं। उसमें पैगमेटिक ग्रेनाइट होता है और पैगमेटिक डायोराइट होता है। उसी तरह से उससे छोटे वाले कणों वाली होती है जो शैलें उसको फेनेरेटिक शैलें कहा जाता है। तो इसमें आपको चीज़ ध्यान रखना है, जो पैगमेटिक ग्रेनाइट और पैगमेटिक फेरेनाइट है उससे आगे जो पैगमेटिक है उस शब्द को हटा देना है। तो जो पीछे बचेगा ग्रेनाइट और डायोराइट वो फेनेरेटिक शैलों का उदाहरण होगा। उसी तरह से एफेनेटिक शैलें होती है, उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है बेसाल्ट, सील और डाइक होता है। उसी तरह से ग्लासी है, उसमें ऑब्सिडियन होता है और फिश स्टोन होते हैं, ये इन शैलों के उदाहरण होता है। और पोरफाइट्रिक होता है जो लगभग बिना कणों वाली जिसको शैलें अपन कह सकते हैं, कण न के बराबर होता है। अब तीसरा इसका जो वर्गीकरण होता है वो रासायनिक संरचना के आधार पर होता है। इसमें मुख्य रूप से सिलिका जो होती है वो उसका योगदान होता है। अगर ऐसी सेल है जिसके अंदर सिलिका की जो मात्रा रहती है वो 65 से परसेंटेज से 85% के मध्य रहती है, यानी कम से कम 65 और मैक्सिमम 85 के बीच अगर सिलिका का रेशियो रहता है तो उससे जो सेलें बनती है उसको अम्लीय प्रधान सेलें बोलते हैं। और उसमें जो ग्रेनाइट सेलें हैं वो अम्लीय सेलों का उदाहरण होती है, क्योंकि इसके अंदर जो सिलिका है वो लगभग 65 से लगा के 85% के मध्य रहता है। उसके बाद दूसरे प्रकार की जो बेसिक आग्नेय शैलें होती है, जो इसके अंदर जो सिलिका रहता है उस सिलिका की मात्रा होती है कम से कम 45% होता है, मैक्सिमम 65% के बीच होता है। इसमें मुख्य रूप से आती है बेसा, ग्रेगो और डोलेराइट। ये जो शैलें होती है वो उसको अपन बेसिक आग्नेय शैलें कहते हैं, यानी इसमें जो अम्लीय शैलें है उसके मुकाबले में सिलिका की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। उसके बाद मध्यवर्ती आग्नेय शैलें तो डायराइट और एंडेसाइट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये मध्यवर्ती आग्नेय शैलें इधर भी है और मध्यवर्ती जो आग्नेय शैलें भी है। अब जब मध्यवर्ती आग्नेय शैलें में जो रासायनिक संरचना के आधार पर अगर अम्लीय प्रधान आग्नेय शैलें और बेसिक आग्नेय शैलें के मध्य में अगर सिलिका की मात्रा होगी तो उसको अपन मध्यवर्ती आग्नेय शैलों का उदाहरण मानेंगे। और उसमें मुख्य रूप से रहता है डायरेट रहता है और एंडेसाइट रहता है। और उसके बाद अल्ट्रा बेसिक आती है,
इसके अंदर अगर सिलिका की मात्रा 45% से भी कम होती है, यानी सबसे कम अगर सिलिका की मात्रा होती है तो उसको अल्ट्रा बेसिक बोला जाता है, और उसमें मुख्य रूप से आती है पेरिडोटाइट। और जितने सिलिका की मात्रा कम होती है वो सेलें उतनी ही हार्ड रहती है। तो जो पेरिडोटाइट है वो भी बहुत कठोर चट्टान का जो उदाहरण है वो मानी जाती है। तो जो आग्नेय शैली था उसका कैसे बनती है, आग्नेय शैलों की मुख्य मुख्य क्या विशेषताएं होती हैं, और आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण होता है वो कितने आधार पर होता है, और कौन से आधारों में कौन सा उसका उदाहरण होता है, इसको अपने विस्तार से देखा है। तो जैसे अपने अगली क्लास होगी उसमें अपन अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होगा, अवसादी शैलों की क्या विशेषता होती है, और अवसादी शैलों का वर्गीकरण कैसा होता है, इन चीज़ को लेकर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।